अभी ये तो आपको पता ही है कि क्राउन जूल के बाद WWE का सर्वाइवर सीरीज वाला शो है और ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि क्राउन जूल से ज़्यादा सर्वाइवर सीरीज की हाइप है। तो सर्वाइवर सीरीज के बारे में WWE की तरफ से ये रिपोर्ट है कि एक सर्टेन बिजनेस कंपनी जो है पुश कर रही है एक डील के लिए। वो एक सुपरस्टार को चाहते हैं जो कि हेडलाइन करे उनके नए प्रोजेक्ट को। अब जब ये चीज़ पता चली कि ऐसा कुछ करना चाहती है WWE और कुछ कोई बिजनेस वाली पार्टी, ऐसा कुछ इनके बीच चल रहा है, तो जो सबसे बड़ा नाम पहले दिमाग में आया वो था ब्रांड पेप्सी और दूसरा नाम CM पंक। आपको पता ही है जो पेप्सी का टैटू है वो CM पंक के शोल्डर में है। इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि उनको पेप्सी पसंद है, इसीलिए उन्होंने जो है ये टैटू करवाया था। अभी ये बड़ा अजीब सा रीज़न है, लेकिन जब आपको ये भी अगर पता है तो मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे जो बाहर के सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो बियर का या अपने फेवरेट अल्कोहल ब्रांड का टैटू करवा लेते हैं क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा पसंद होती है। तो क्योंकि वो अल्कोहलिक है नहीं CM पंक, तो फिर इसीलिए उन्होंने पेप्सी का टैटू करवाया कि मैं तो भाई बिना अल्कोहल वाली ड्रिंक लेता हूँ। हमारे यहाँ वैसे ये सही है कि जो कैंसिल कर देते हैं हमारे इंडिया के उसमें कल्चर में या सोशल मीडिया में कि कोई बिल्कुल सोचो हमारे यहाँ कोई पेप्सी का भी टैटू करवा रहा है, चलो वो तो उसको तो क्या ही झेलेंगे, और सोचो कोई बियर का या फिर कोई दारू के ब्रांड का टैटू करवा के घूम रहा है तो फिर वो तो हमेशा के लिए समझ लो उसको सारे काम मिलने ही वहीं बंद हो जाएंगे। तो खैर मैं थोड़ा सा भटक गया, लेकिन पेप्सी और CM पंक का रिलेशन जोड़ा जा रहा है सर्वाइवर सीरीज से। अब देखते हैं, मतलब WWE के जो शो होंगे आएगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखो ये समझ में आ रहा है कि ज़रूरी नहीं ये वाली चीज़ हो सकता है वो प्राइम ड्रिंक भी हो सकता है वो नाम लोगन पॉल का हो, तो लोगन पॉल प्राइम ड्रिंक आपको पता है वो उसके एम्बेसडर हैं ही, मतलब ओनर है वो खुद उसके, तो शायद ये भी चीज़ हो सकती है। तो देखते हैं फिर ये सीन कैसे चलता है आगे, लेकिन नाम CM पंक और पेप्सी का आ रहा है और फिर इसको सर्वाइवर सीरीज से जोड़ रहे हैं। आज जो AEW का डायनामाइट शो था वहाँ पर स्टिंग ने फाइनली ये बात बता दी है कि वो जो है रिटायर होने जा रहे हैं और AEW का जो रेवोल्यूशन होने वाला है 2024 में वहाँ पर वो फाइनली ऑफिशियली रिटायर हो जाएंगे। किसको पता है स्टिंग की एज, जरा बताना कमेंट में, और जब कोई कमेंट में स्टिंग की एज देखेगा कि वो इस साल में भी लड़ रहे हैं तो फिर शायद उसको अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो जाएगा वो। लेकिन फाइनली ऑफिशियली नेक्स्ट ईयर होने वाला है स्टिंग का फाइनल मैच। और स्टिंग मेरे को लगता है AEW में जाने के बाद भी अकेले ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको लेकर चाहे वो WWE का फैन क्यों ना हो या फिर वो AEW का हेटर क्यों ना हो, उसने कभी गलत बात नहीं बोली, ऐसा मैंने देखा है। तो इस बात के लिए तो रिस्पेक्ट है फैंस की भी, और स्टिंग के लिए तो अल्टीमेट रिस्पेक्ट है ही हर किसी के लिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और अभी से ये बातें आ गई हैं कि रॉयल रंबल 2024 के लिए अर्ली डिस्कशन शुरू हो चुके हैं कि कौन कौन सरप्राइज एंट्रेंट्स होंगे विमेंस रॉयल रंबल एंड मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर। ये आपको पता ही है WWE हर साल ऐसे कोशिश करती है। अब तो मैं ये कहूँगा कि कोशिश करती है, सिंपल से रीज़न है क्यों बोल रहा हूँ कोशिश करती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि WWE नाम का रह गया सिर्फ रॉयल रंबल का सरप्राइज वाला। वो तो अलग अलग शोज में जब WWE को लेके आना होता है तब वो आ जाते हैं, लेकिन अभी डिस्कशन शुरू हो गए हैं। देखते हैं क्या इस साल WWE अगले साल कुक करने वाली है। ऑलरेडी कुछ सरप्राइज जो हमको कर सकते हैं वो दिमाग में है, लेकिन क्या वो रॉयल रंबल के होंगे वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टोरी गाइस कोडी रोड्स से रिलेटेड है, और कोडी रोड्स ने आपको पता है चैंपियनशिप अपनी गवा दी जे उसके साथ सिर्फ 10 दिन का उनका जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रेन था वो था। तो इसके बाद उन्होंने अपनी साइलेंस को ब्रेक किया और उनका ट्वीट आप देख सकते हो, और वो लिखते हैं वेल दैट वाज नॉट सपोज टू हैपन, और साथ में उन्होंने #WWE रॉ लिखा हुआ है। मतलब कि सपोज टू हैपन तो वैसे कोडी भाई यार तुम्हारा चैंपियनशिप जीतना भी नहीं था, तो तुम हार भी गए हो, तो वो भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना जीतना ना हारना। तो ये छोटा सा रन था, लेकिन इससे हम ये कह सकते हैं जो एक बढ़िया चीज़ हुई है कोडी रोड्स और जे उसो के फेवर में वो ये है कि टैग टीम चैंपियंस बनने के बाद इनकी जो नज़दीकियां हैं वो पास आ गई हैं। क्योंकि चैंपियन बनने से पहले आप सोचो ऐसा लग रहा था ये दोनों अलग अलग एक दूसरे को मार भी सकते हैं। अभी फिलहाल देख के वैसी वाइब नहीं आ रही, वैसे फील नहीं आ रही। जे उसो बड़ा साफ सुथरा बंदा चल रहा है ब्लड लाइन में इतने सारे गंदे काम करने के बाद, और कोडी रोड्स तो भाई है ही हमारा भला मानुष। तो अभी इनकी जो टीम है शायद हो सकता है चैंपियंस रहने के बाद भी थोड़ा टाइम तक ऐसी चलती रहे, और उसको फैंस पसंद भी कर रहे हैं। वैसे अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये बूजर रेसलिंग की तरफ से एक ट्वीट है जहाँ पे लिखते हैं कि भाई मैं वैसे तो वेंसडे को ट्वीट नहीं करता, लेकिन मेरे पास बहुत सारी बातें हैं उस बंदे की सिचुएशन पर बताने के लिए, और मैं वो तुम्हारे साथ तभी शेयर करूंगा जब मेरे को उस पर पूरी कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो वो उसके लिए हमको थोड़ा सा वेट करने के लिए कह रहा है, अपना ट्रस्ट बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा किस बंदे की बात हो रही है, तो वो उसी बंदे की बात हो रही है, उस बंदे की यानी कि CM पंक की। अभी रिसेंटली बूजर रेसलिंग की BW ऐसा सोर्स मुझे लगता है जहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें पता चल रही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेडलाइंस क्रिएट करने के लिए हो रहा है। इवन उनका एक और ट्वीट है जहाँ पर वो लिखते हैं कि जो टीजेस हैं वो ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेंगे। मतलब जो हमको इतनी सारी बातें भी सुनने को मिली है कि नहीं यार वो CM पंक का टीज नहीं है, जैसे डेव मेल्टजर बोल रहे हैं कि जो डिस्कशन है वो डेड हो चुके हैं, तो लेकिन BW का ऐसा कुछ भी कहना नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में अंदर ही अंदर मूव हो रही है, लेकिन बाहर नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। फिर आने वाले टाइम में भी CM पंक के साथ क्या सीन होगा वो पता चल जाएगा। बट ये तो कह सकते हैं भाई जब CM पंक आएंगे, अगर आ रहे हैं तो स्टिल क्वेश्चन मार्क तो लगाना चाहिए, तो वो एक बहुत तगड़ी वाली पॉप उनके लिए होने वाली है।
तो यहाँ पे अब टॉप 500 सुपरस्टार्स की बात करें जो लिस्ट निकल के आती है PWI की, तो उस लिस्ट में टॉप जिस सुपरस्टार ने किया है वो है मामी। रिया रिप्ली इस लिस्ट में जो है पूरी टॉप पर आती हैं। बाकी टॉप 10 सुपरस्टार्स की आप लोग लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पर जिस नाम से फेमिलियर नहीं है तो समझ जाओ कि वो सिर्फ WWE प्रमोशन के नहीं है, वो बाहर के प्रमोशन के, क्योंकि पूरी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के जो टॉप 500 लोग होते हैं उनको फीचर किया जाता है। 4 हॉर्स वुमेन जिनको कहा जाता है भैया ये तो बिल्कुल पिलर हैं विमेंस रेसलिंग की, इस बार चारों में से किसी का भी नाम नहीं है और शायद वो अलग अलग जगह बीसी में बैकी लिंच का भी नंबर 29 पे आया है, तो ये थोड़ा सा पीछे रह गया उनका। इवन रोंडा राउजी उनसे ऊपर है नंबर 22 पर अभी, अगर जितना मैंने देखा था उस हिसाब से तो ये थोड़ा सा अजीब है मेरे लिए कि वो तो रेगुलर भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद उनका जो स्पॉट है वो थोड़ा सा ऊपर आया है। टाइसन फ्यूरी के बारे में बात करते हैं। टाइसन फ्यूरी का आपको सीन पता ही होगा, यूके में जब शो करवाने की बात हुई थी तो कितना ज़्यादा इसको लेकर हाइप हुई थी। बॉक्सिंग के तो भाई वो बॉक्सिंग का हम कह सकते हैं, जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं भाई कोहली, धोनी या फिर सचिन, रोहित शर्मा ऐसे कहते हैं, और WWE के अंदर रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस से सारे नाम आते हैं, तो वैसे आप बॉक्सिंग के उनको कह सकते हो। काफ़ी कमाल का उनका वहाँ पे नेम है और उसकी वजह से WWE ने उनको मोटे पैसे भी दिए थे क्राउन जूल के एक शो के लिए। अरे हाँ, क्राउन जूल के शो के लिए भाई कितने थे वो, 100 करोड़ के ऊपर थे भाई एक शो के, जितना मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने स्टिल बोला है कि अभी वहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और WWE में आने को देख रहे हैं, उनके दिमाग में स्टिल वो चीज़ है, तो अभी उनकी अपीयरेंस को रूल आउट नहीं किया जा सकता। और अगर आपको ऐसा लग रहा ना मैं टाइसन फ्यूरी क्या ही नाम है, अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ता तो ये समझ जाओ अगर WWE को फ़र्क पड़ता है तो आपको भी पढ़वा देंगे वो। जैसे भी हमने देखा ये जेड कारगिल के केस में, बहुत सारे लोगों को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था जेड कारगिल से, लेकिन जब वो आई WWE ने उसकी हाइप ऐसे बनाई, तब जिसको नहीं भी फ़र्क पड़ रहा था उसको भी लग रहा है भाई मैं क्या ऐसा मिस कर रहा हूँ, जो जेड कारगिल के अराउंड इतनी सारी हाइप है, तो वो भी उसमें इन्वेस्टेड हो जाता। तो WWE का सिर्फ दिखाने का तरीका होता है, जैसा वो दिखाना चाहेंगे मोस्ट केसेस में आप लोग वैसा देख भी लेते हो। तो WWE हमारा जो ब्रेन है वो कुछ इस तरीके से चला देती है। रॉयल रंबल की गाइस आप लोग ये पिक्चर देखो जहाँ पर सीट्स लगी हुई हैं रॉयल रंबल की, और देखो ये कितना अलग स्टेडियम होगा ये, क्योंकि अगर आप रॉयल रंबल जहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर देखोगे तो रिंग कहाँ पर है और एंट्री कैसे हो रही है टेढ़े से होके, जो कि काफ़ी डिबेट होती है फैंस के बीच में, यार ये इधर से क्यों हो रहा, सीधे से क्यों नहीं हो रहा। और अगर आप पूरा व्यू देखोगे तो पीछे भी कितनी सारी सीट्स हैं, मतलब आगे तो लोग बैठ के देखेंगे और पीछे से भी हैं ये। अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसको डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं किया गया WWE लायक किसी एक इवेंट के लिए, लेकिन इसको वैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। बट कभी कभी ऐसी अलग चीज़ देखने में मज़ा आता है। मेरे को पर्सनली ऐसी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती ये चीज़ देखने में कि यार मतलब एंट्रेंस या रैंप वहाँ से टेढ़े से हो रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग फ्लेवर ऐड कर देता है। ऐसा लगता है बड़ा कैजुअल सा लग रहा है वैसा देख के लगता है। तो उसमें एंट्रेंस भी कभी कभी बहुत एपिक हो जाती हैं, जैसे क्लैश एट द कैसल में देखा था, वो टेढ़ा तो नहीं था आई गेस, लेकिन वो छोटा सा ऐसा लग रहा था गुफा से निकल के आ रहा है। तो रॉयल रंबल में देखते हैं इस बार का जो सेटअप है, जो स्टेज है या जो अरेना है या फिर जो भी स्टेडियम है उसको WWE कैसे सजाती है और जो सिटिंग एरिया है वो कैसा नज़र आता है जब पूरे स्टेडियम में खचाखच लोग भर जाएंगे और शायद बड़ा अच्छा शो भी हो जाएगा। WWE ने अपने सुपरस्टार्स के बैनर को अपडेट किया है और यहाँ पे जिन जिन सुपरस्टार्स को आप देख रहे हो समझ लो इस समय WWE अपनी कंपनी का उनको फेस मान के चल रही है, चाहे वो हील की बात हो या फिर फेस सुपरस्टार्स की बात हो। नाम आप यहाँ पे देख ही सकते हो सारे। कुछ एक जो मुझे नाम सरप्राइजिंग से लग रहे हैं, वैसे सही बताऊं लग तो कोई सा नहीं रहा, ऐसा कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसको देख के लग, चेल्सी ग्रीन कह सकता हूँ, थोड़ा लग रहा है चेल्सी ग्रीन भी यहाँ पर है, लेकिन बाकी तो वही सारे। ड्रू मैकिंटायर नहीं है लेकिन इस लिस्ट में, वो देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ड्रू मैकिंटायर का नाम लिस्ट में नहीं है। तो ये है सुपरस्टार्स और इनका भविष्य WWE के अंदर बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो रिया रिप्ली ने अपनी इंस्टाग्राम पे इस पिक्चर को पोस्ट किया, बहुत सारे पिक्चर्स पोस्ट किए, लेकिन लास्ट वाली स्लाइड में आप देख सकते हो उनकी जो कोहनी है वो कैसे खुल गई है और उसके बाद यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं। ये अगर मुझे पता है तो ये वाले स्टिचेस होते हैं जिससे ना मार्क नहीं आता, मतलब कि निशान नहीं छूटते उसके, ये प्लास्टिक सर्जन वाले स्टिचेस होते हैं, इतना मेरे को थोड़ा सा अपनी नॉलेज के हिसाब से पता है। तो ये जो स्टिचेस है वो लगे हुए हैं रिया रिप्ली को और वो बता रही है भाई कैसे वो एक वॉर में गई थी जब उन्होंने यहाँ पे, मतलब जब अभी उनका मंडे नाइट रॉ में जो भी वो सीन हुआ, तो ये भाई ऐसे झेलते रहते हैं और ये बीच बीच में बताना ज़रूरी भी होता है ताकि पता लगे भाई WWE में मार पिटाई खा के हालत ऐसी भी हो जाती है। क्राउन जूल में मैच होने वाला है, आपको पता है ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच में ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा। क्या इस मैच में जीतने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर? वेल अगर ऑड्स की माने तो फिलहाल सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है कि वो स्टिल अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को इस मैच में रिटेन कर लेंगे। मुझे लगता है सेथ रॉलिंस का अब तक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आने के बाद से सबसे बड़ा जो उनके लिए चैलेंज है वो यही होने वाला है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को हराने में रोमन रेंस के भी धागे खुल गए थे और सेथ रॉलिंस के केस में भी वो होने वाला है।
पता नहीं, हो सकता है इस मैच में टाइटल चेंज हो भी जाए, मेरी प्रेडिक्शन नहीं है अभी, ये सिर्फ ऑड मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय वो सेथ रॉलिंस को फेवर कर रहे हैं। हो सकता है ये जो शो आएगा क्राउन जूल, उसके आने तक जो ऑड्स हैं उसमें कुछ अंतर भी आ जाए। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी भी रोमन रेंज से रिलेटेड है और क्राउन जूल से रिलेटेड है। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैच है रोमन रेंज का क्राउन जूल में, वो अगेंस्ट होने वाला है एलए नाइट। ऐसा लग रहा है कि बस आज कल की ही बात है। वो ट्रिपल थ्रेट वाला मैंने आपको सिनेरियो बताया था, लेकिन एजे स्टाइल्स के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट आई वो बता रही है कि वो तो आने नहीं वाले क्राउन जूल तक, तो मतलब वो सीन तो है नहीं। तो फिर एक सिंगल्स मैच की तरफ शायद हम लोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस मैच के अंदर क्या इसका मतलब है और क्यों ये मैच सेटअप किया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉसिबल रीजन है, और वो है WWE का सर्वाइवर सीरीज का वॉर गेम्स वाला मैच करना। अब देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार एलए नाइट कैसे हार जाएगा बंदा, अगर ये हार गया तो ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, और रोमन रेंज कैसे हार जाएगा, मतलब वो तो दिमाग में आता ही नहीं है। तो ये मैच का यूज कर रही है WWE सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच बनाने के लिए। तो इस मैच की पॉसिबल एंडिंग कुछ ऐसे हो सकती है जहां पर 5 सुपरस्टार रोमन रेंज की तरफ से, मतलब 4 सुपरस्टार रोमन रेंज की तरफ से और 4 सुपरस्टार एलए नाइट की तरफ से इस क्राउन जूल की एंडिंग में, जो कि केओस में आपको दिख सकती है। मतलब जैसे 5 अगर पॉसिबल नेम्स हम देखें वॉर गेम्स मैच के, जो कि WWE इस मैच का यूज कर सकती है सेटअप करने के लिए, तो वो रोमन रेंज, सोलो सिकोवा एंड जिमी यूसो, और साथ में जजमेंट डे के फिन बैलर एंड डेमन प्रीस्ट। ये तो हमको पता चल ही गया कि इनके बीच में जो है ब्लड लाइन और जजमेंट डे के बीच में कोई तो रिलेशनशिप चल रही है। जैसे जिमी यूसो ने भी जे ऊसो के ऊपर आकर अटैक किया था, क्योंकि वो जजमेंट डे का भी साथ देना चाहते हैं। ये भी हमको बात भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बीच में कोई डील हुई है, तो इसलिए ब्लड लाइन और जजमेंट डे का सेम पेज पर आना बहुत ही ऑब्वियस सा नजर आ रहा है। और वहीं बेबीफेस टीम की बात करें तो एलए नाइट तो ऑब्वियसली वहां पर है, साथ में कोडी रोड्स, जॉन सीना, जे ऊसो और साथ में सैमी ज़ेन। तो ये 5 वर्सेस 5 का एक वॉर गेम्स मैच सेटअप WWE कर सकती है क्राउन जूल के इस मैच से, जो कि रोमन रेंज और एलए नाइट के मैच को भी एक ऐसी एंडिंग देगा जो कि सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट सेंस जरूर बनाएगी कि ऐसा क्यों होगा। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो गया, फिर एलए नाइट नहीं जीते, तो फिर एक बड़ा रीजन कि वॉर गेम्स वाला मैच सेटअप हो जाएगा। इससे एलए नाइट भी प्रोटेक्टेड होंगे, और ऑब्वियसली रोमन रेंज का हारने का तो सवाल हम लोग दूर दूर तक सोच नहीं सकते। तो ये कुछ WWE का पॉसिबल प्लान हो सकता है क्राउन जूल के लिए। आपको कैसा ये आइडिया अच्छा लगे, या फिर या क्या देखना चाहते हो आप चाहते हो कि रोमन रेंज बिल्कुल क्लीन हरा दे एलए नाइट को? ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।